हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारी पॉलिटी सीरीज का लेक्चर है। पॉलिटी सीरीज के लेक्चर्स के अंदर हमने अभी तक कवर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना है, इसके सोर्सेज के बारे में जाना है। इसके अलावा हमने कवर किया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। तो आज उसी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द कोर्ट में। उनको यहाँ डिस्कस करेंगे उनके बारे में कि उनको कहाँ से कौन से आर्टिकल के थ्रू जो पावर है वो मिलती है, ये ऑफिस है जो एग्जिस्टेंस में आया है। क्योंकि बिकॉज यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उन सबको यहाँ पे कुछ ना किसी आर्टिकल के थ्रू बैकिंग है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया, तो आर्टिकल 324 बोलता है कि इंडिया के अंदर में फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसको स्टूडेंट्स, हमने यूपीएससी के बारे में देखा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यही इसके जो सेम आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर 315 से लेकर 323 तक, 315 टू लेकर 323 जो आर्टिकल्स है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंपोजिशन के बारे में, मेंबर्स कैसे होते हैं, वहाँ पे जो चेयरमैन का जो इलेक्शन है, चेयरमैन का जो पोस्ट है वो किन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, रिमूवल की क्या प्रोसीजर है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे हमने यूपीएससी में देखा। लिंग्विस्टिक जो ऑफिसर और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में देखा हमने, आर्टिकल 350 के थ्रू उनके बारे में रीड किया। अगर हम बात करें कि अटॉर्नी जनरल है जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया के अंदर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको डिफेंड किया जाता है, तो उनके बारे में देखा आर्टिकल 76 के थ्रू। तो यहाँ हमको जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसी को भी रीड करें तो हमको यहाँ पे आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पे जो उसको लीगल जो बैकिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है किसी भी ऑफिस को, तो वो कौन से आर्टिकल के थ्रू है। बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर आपको कोई ना कोई आर्टिकल आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 2-3 ईयर्स बैक्स, तो उसके बारे में भी हमने अच्छे से यहाँ देखा है, उनके आर्टिकल्स के बारे में देखा, कंपोजिशन के बारे में देखा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आज हम यहाँ पे हमारे जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है उसके बारे में देखेंगे। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 165 जो है, जो इसको लीगल बैकिंग देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है इस ऑफिस को, जिसके थ्रू ये ऑफिस है जो एग्जिस्टेंस में आया कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ डिफेंड किया जाए, तो इस स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के द्वारा। तो आर्टिकल 165 के थ्रू इनको यहाँ पे बताया गया है। तो इनके जो कंपोजिशन हैं, जो यहाँ पे इनके बेसिकली किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, क्या क्या इनको जो प्रिविलेज हैं वो मिले हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। अभी तक हमने रीड किया था अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो स्टूडेंट, जब भी आप इस तरीके से चैप्टर्स को रीड करो तो अटॉर्नी जनरल के बारे में जो भी बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि अटॉर्नी जनरल को क्या क्या प्रोविज़न है, क्योंकि सम सेम जो टॉपिक्स हैं उनको रीड कर रहे हैं, ये स्टेट के लॉ ऑफिसर होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं थ्रू आउट द कंट्री। तो उन्हीं के बारे में और इनके बारे में जब भी आप रीड करोगे, दो भी ऐसी कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या ऐसे कोई भी दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में आप फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर रीड कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चैप्टर है हमने कंप्लीट किया है। जब हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चैप्टर रीड करेंगे तो उस समय में हमें कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन का टाइम पीरियड कितना होता है, एक टर्म के बाद में उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उन सबको भी यहाँ हमारे जो ध्यान में होना चाहिए जब भी हम इस किसी भी चैप्टर को रीड करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में। अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है वो आर्टिकल 165 के थ्रू है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 165 आर्टिकल क्या बोलता है स्टूडेंट्स, जो बोलता है कि एक ऑफिस होनी चाहिए एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट की। यहाँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क है, जब भी आप इस लेक्चर को देखो तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात ज़रूर बताना
कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके जो अगर हम बात करें कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन है, अगर आपको ना पता हो तो आप गूगल कर सकते हो। अपने जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ के जो एडवोकेट जनरल हैं उनका जो नेम है आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए। आपका कमेंट सेक्शन के जो भी आप लिखोगे उसको हम रीड करेंगे। अगर आपने सही लिख बताया है तो उसको हम करेक्टली आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कौन से आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 165 के थ्रू। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसी भी स्टेट के। इसके अलावा ये करस्पोंडेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा था स्टूडेंट? 76 के थ्रू अटॉर्नी जनरल को यहाँ अपॉइंटमेंट किया गया था। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम देखें कि एडवोकेट जनरल ऑफ जो स्टेट है उनका जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम उन बातों को यहाँ पे देखते हैं। द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जैसे वो हम अगर बात करें कि अटॉर्नी जनरल हैं उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता था? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। उसी तरीके से जो एडवोकेट जनरल हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ही मस्ट बी ए पर्सन हु क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो जज ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें अगर हम बात करें कि ये सिटीजन होने चाहिए भारत के, कोई भी जुडिशियल जो ऑफिस है उसको कम से कम 10 साल तक, या हाई कोर्ट के अंदर ये एडवोकेट होने चाहिए 10 साल तक। तो ये यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो जज बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो इनके पास है, तो इनको अपॉइंट किया जा सकता है एज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अगर हम बात करें कि जो अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल के अंदर जो बेसिकली प्रोविज़न थे उसमें बताया गया था कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 ईयर तक। हाई कोर्ट का जो जज माना गया था वो माना गया था 5 ईयर तक। क्या तो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज हों, या एडवोकेट हों 10 ईयर तक। इसके अलावा एक और प्रोविज़न था, क्या एमिनेंट जूरिस्ट हों। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया है जिसके थ्रू जो अपॉइंटमेंट होता है एमिनेंट जूरिस्ट का एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट हो, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एमिनेंट जूरिस्ट हैं उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है एज ए जज। तो यहाँ पे जो एमिनेंट जूरिस्ट वाला जो प्रोविज़न है वो आपको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के अंदर जानकारी नहीं मिलेगा उनके बारे में यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम देखें जो टर्म है ऑफिस का, एडवोकेट जनरल की जो ऑफिस है वो कितने समय के लिए रहेगी, उसका जो टाइम पीरियड है, जो टर्म है वो फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वहाँ पे भी ये सब चीज़ें फिक्स नहीं की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अटॉर्नी जनरल के केस में भी। तो एडवोकेट जनरल की ऑफिस है वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। स्टूडेंट, जब भी यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, हमारे जो सिविल सर्विस के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि जो टर्म ऑफ द जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं उनकी जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स की गई है। तो आपको पता होना चाहिए इनकरेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनका जो टर्म है वो फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी प्रोसीजर नहीं यहाँ पे कंटेन किया है, नहीं बताया है कि इनको रिमूवल का किस तरीके से यहाँ पे इनको रिमूव किया जाएगा। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जैसे अटॉर्नी जनरल की जो ऑफिस होती थी वो होल्ड किया जाता था ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसी तरीके से सेम यहाँ पे बताया गया है कि जो एडवोकेट जनरल हैं वो भी यहाँ पे सेम प्लेजर ऑफ द गवर्नर के रूप में वर्क करेंगे। वो उनकी जब तक वहाँ प्लेजर है, जब तक वो ऑफिस में हैं। दिस मीन्स डैट ही मे बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। इसके अलावा ये अपना रेजिग्नेशन लिख के गवर्नर को दे दें। इसके अलावा कन्वेंशनली ये जब भी कोई गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब डिजोल्व होती है, रिजाइन करती है, तो ये उसके साथ साथ में रिजाइन कर देते हैं एज ही इज अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही जो गवर्नर हैं वो वर्क करते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वर्क करते हैं वो प्रेसिडेंट। तो जैसे ही कोई गवर्नमेंट है वो डिजोल्व होगी, उसके साथ ही यहाँ आपको जानकारी मिलेगी कि जो एडवोकेट जनरल हैं। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स बात करें जो रेम्यूनरेशन है एडवोकेट जनरल को, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं फिक्स किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो टर्म है ऑफिस का वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं फिक्स किया गया है। इसके अलावा रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो भी नहीं बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रेम्यूनरेशन जो पैसा है, जो प्रिविलेज है, वो क्या मिलेगा एडवोकेट जनरल को, वो भी यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। यहाँ पे जो भी इनको रेम्यूनरेशन जो प्राप्त होता है, रिसीव होता है, वो गवर्नर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिफाइन नहीं किया। जैसे हम इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के जो भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन है। क्वालिफिकेशन है जो नहीं डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सेम जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो बताई गई है कि इस तरीके से वो जज होने चाहिए, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करने चाहिए। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशंस के बारे में यहाँ बताया गया है। बट अगर हम बात करें कि जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया गया। यूपीएससी में क्वालिफिकेशन के लिए बताया गया है कि वो होल्ड करें गवर्नमेंट ऑफिस को 10 ईयर तक। तो इस तरीके से जो बातें हैं, उन जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या क्या होती हैं। तो उसके बारे में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो एडवोकेट जनरल हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होने की वजह से इनको गवर्नमेंट को डिफेंड करना होता है केसेस में। ये इनकी मुख्य ड्यूटी है to give advice to the government of the state upon such legal matters which are referred to him by the governor। जो भी लीगल मैटर्स हैं जो इनको रेफ़र किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, उन लीगल मैटर्स को यहाँ पे इनके द्वारा एडवाइस दी जाती है। जैसे आपको पता होगा जो अटॉर्नी जनरल है उनके थ्रू एक आर्टिकल जो मेंशन किया गया था, आर्टिकल 143, जहाँ पे उनको एडवाइस करना था। सेम यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई यहाँ टॉपिक है असाइन किया गया है, कोई लीगल मैटर है जो बताया गया है, तो वहाँ पे भी यहाँ एडवोकेट जनरल के द्वारा एडवाइस किया जाएगा, बताया जाएगा कि यहाँ लीगल मैटर में किस तरीके से इसको सोल्व करना है। इसके अलावा जो भी ड्यूटीज़ इनको लीगल कैरेक्टर के रूप में जो असाइन हुई हैं गवर्नर के द्वारा, उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्म्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। तो जो भी इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो स्पेशल इनको अगर कोई भी ड्यूटी दी गई है तो वो इनको यहाँ पे परफॉर्म करनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें इन द परफॉर्मिंग ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, एडवोकेट जनरल को जो पावर है वो किसी भी कोर्ट के अंदर विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट की बात करें जहाँ पे उस स्टेट को रेफ़र किया गया है, तो उस कोर्ट के अंदर ये अपीयर हो सकते हैं। ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और एनी कमेटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विच ही मे बी नेम्ड ए मेंबर बट विदाउट राइट टू वोट। ये मेंबर नहीं होते हैं हाउस के, मेंबर नहीं होंगे हाउस के, तो हाउस की जो प्रोसीडिंग है, जो प्रोसेस है, वहाँ मीटिंग हो रही है या कोई भी डिस्कशन या डेलिब्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडवोकेट जनरल। वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के अलावा वहाँ पे राइट टू इनको स्पीक है, वहाँ पे बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, बट वहाँ पे राइट टू वोट नहीं है स्टूडेंट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि राइट टू वोट किनको है? राइट टू वोट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को है जो उसके मेंबर हैं, जो वहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं या अपॉइंट होके आए हैं उसके मेंबर किसी भी हाउस के रूप में, तो वो सब यहाँ पे इनको पावर नहीं है राइट टू वोट की। सेम अटॉर्नी जनरल को भी पावर नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर, जब भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं, बट वो वहाँ पे राइट टू वोट की उनको पावर नहीं थी। इसके अलावा जितने भी जो प्रिविलेज हैं, इम्यूनिटीज़ हैं जो इनको अवेलेबल हैं एज ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को जो अवेलेबल होते हैं प्रिविलेज एंड द इम्यूनिटीज़, वो सब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो एडवोकेट जनरल हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को भी यहाँ पे सारे के सारे प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ हैं जो यहाँ मिले हुए हैं। तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इम्यूनिटीज़ और जो प्रिविलेज हैं, आर्टिकल 105 जो पार्लियामेंट के लिए है, 194 जो है वो बेसिकली यहाँ पे जिसके अंदर बताया गया है कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनको जो इम्यूनिटीज़ हैं, जो प्रिविलेज हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी ये है कि इनको अरेस्ट करने से पहले स्पीकर का कंसेंट चाहिए इनको। इसके अलावा जो भी हाउस के अंदर बोलते हैं उसके अगेंस्ट में इनको कोर्ट के अंदर में इनके अंदर प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। हाँ, प्रिविलेज मोशन वहाँ पे अप्लाई हो सकता है हाउस में अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा।
तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा एडवोकेट जनरल के बारे में, हमने यहाँ पे कम्प्लीटली देखा है। क्या क्या देखा है उसको एक बार रिव्यू करते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165 के थ्रू होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। किसी भी ऐसे पर्सन को जो हाई कोर्ट का जो जज है उसके इक्वल वहाँ पे इसको क्वालिफिकेशन हो, इसके अगर मीनिंग अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि वो हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 10 साल तक वकील हों या 10 साल तक उन्होंने कोई भी जुडिशियल ऑफिस है जिसको यहाँ पे होल्ड किया हो। यहाँ एमिनेंट जूरिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है जो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल के समय था। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ बात करें कि इनकी जो ऑफिस है उसका जो टर्म है वो फिक्स नहीं किया गया है। इसके अलावा बात करें कि गवर्नर के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा रेमुनरेशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं फिक्स हैं, ये डिटरमाइन किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ऑफिस का टर्म है, रेमुनरेशन है, गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कोई गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन करती है, उसके साथ ही ये रिज़ाइन करते हैं क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उन्हीं की एडवाइस पे गवर्नर के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। ड्यूटीज़ क्या हैं? ड्यूटीज़ बेसिकली गवर्नमेंट को एडवाइस करना, कोई भी लीगल मैटर अगर इनको असाइन हुआ है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, और इसके अलावा थ्रू आउट द कंट्री अगर जहाँ पे स्टेट को रेफ़र किया गया है या स्टेट का कोई भी यहाँ पे जो जुडिशल कोर्ट है वहाँ पे ये प्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इम्यूनिटीज़ हैं, इनको हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के साथ इनको राइट टू वोट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हाउस का मेंबर नहीं है। वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, बट वहाँ पे वोट नहीं डाल सकते स्टूडेंट्स। इसके अलावा इनको प्रिविलेज और इम्यूनिटी जो सेम एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो होती हैं वो सेम यहाँ इम्यूनिटीज और इनको प्रिविलेज यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में, अटॉर्नी जनरल के साथ कंपेयर किया जो आर्टिकल 76 के थ्रू है। आप सभी लोग जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो इंडिया के अंदर, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना कि आपके जो स्टेट हैं उसके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन है, एडवोकेट जनरल आपके स्टेट के कौन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। तो स्टूडेंट्स हम फिर से कोई ना कोई वीडियो लेके आएंगे पॉलिटी सीरीज़ का ही। आपकी जो पॉलिटी या हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ हैं, जो भी आपकी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, सभी बुक्स को यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।